चलिए, तकनीकी समस्या के कारण थोड़ी देर के लिए वीडियो रुक गया था। वापस अपन स्टार्ट करते हैं। हम लोग आमाशय पढ़ रहे थे और मैंने आपको ऐसा बताया कि ग्रसनी और ग्रसिका से होता हुआ भोजन आमाशय के अंदर प्रवेश करता है। आमाशय में प्रवेश करते समय आमाशय के प्रारंभिक भाग में जठर अवरोधिनी पाई जाती है। ये जठर अवरोधिनी क्या काम करती है? भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकने का काम करती है। जठर अवरोधिनी भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। इस आमाशय के 3 पार्ट मैंने आपको बताए। नंबर 1 पार्ट था पाइलोरे, नंबर 2 था फंडस और नंबर 3 था इनफंडिबुलम। हमने कहा था कि जो व्यक्ति का आमाशय होता है, उस आमाशय के अंतर्गत एक श्लेष्मीय झिल्ली पाई जाती है, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात कर रहे थे कि मनुष्य का जो आमाशय है, उस मनुष्य के आमाशय के अंतर्गत जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का निष्कासन किया जाता है। ये जठर रस जो होता है, इस जठर रस की पीएच आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो मनुष्य का जो आमाशय है, उस आमाशय में जो जठर रस है, इस जठर रस की पीएच 1.6 से 1.8 के मध्य होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का आमाशय जो होता है, वो प्रबल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। मनुष्य के आमाशय के अंतर्गत जब भोजन पहुंचता है, तो मनुष्य के आमाशय के अंतर्गत जठर ग्रंथियां हैं और ये जठर ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं? तो आप कहेंगे इन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, जो कि 3 प्रकार की कोशिकाओं से निष्कासित होता है। कौन-कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो नंबर 1 मनुष्य के आमाशय के अंतर्गत जो कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को कहा जाता है गॉबलेट सेल। मनुष्य के आमाशय के अंतर्गत जो कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को कहते हैं गॉबलेट कोशिका। और नंबर 2 पर जो कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को कहा जाता है पेप्टिक कोशिका। और नंबर 3 जो कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को कहते हैं दोस्तों ऑक्जेंटिक कोशिका। मनुष्य के शरीर के अंतर्गत आमाशय में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से नंबर 1 कोशिका है, उस कोशिका को कहते हैं गॉबलेट सेल, दूसरी है पेप्टिक सेल और तीसरी है ऑक्जेंटिक सेल। क्या-क्या काम करती हैं? तो मनुष्य के शरीर के अंतर्गत जो गॉबलेट कोशिका होती है, ये गॉबलेट कोशिका मनुष्य के अंतर्गत म्यूकस यानी श्लेष्मा का निष्कासन करती है। आपकी जो पटवार भर्ती परीक्षा हुई, उस पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य के आमाशय की कौन सी कोशिकाओं द्वारा श्लेष्मा का निष्कासन किया जाता है? तो गॉबलेट कोशिका जो है, वो आमाशय के अंतर्गत श्लेष्मा या म्यूकस का निष्कासन करती है। नंबर 2 कोशिका जो है, इस पेप्टिक कोशिका द्वारा एक एंजाइम का निष्कासन किया जाता है और उस एंजाइम को कहा जाता है कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम ही आगे जाकर के प्रोटीन का पाचन करने का क्या करता है? काम करता है। मनुष्य के आमाशय में पाई जाने वाली ऑक्जेंटिक कोशिका द्वारा मनुष्य के आमाशय में पाई जाने वाली ऑक्जेंटिक कोशिका द्वारा निष्कासन किया जाता है दोस्तों HCl का। और HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। मैंने आपको 3 चीजें बताई अब तक। उन 3 चीजों में क्या-क्या बताया, तो एक बार फिर से सुन लेना कि मनुष्य का शरीर जो है, उस मनुष्य के शरीर के अंतर्गत आमाशय पाया जाता है। उस आमाशय के अंतर्गत 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और जो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन तीनों कोशिकाओं में एक कोशिका है जिसका नाम है गॉबलेट कोशिका, दूसरी कोशिका है जिसका नाम है पेप्टिक कोशिका और तीसरी कोशिका है जिसका नाम है ऑक्जेंटिक कोशिका। इन कोशिकाओं के द्वारा क्या-क्या निष्कासन किया जाता है? तो आपने कहा साहब मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं में गॉबलेट कोशिका श्लेष्मा का निष्कासन करती है, पेप्टिक कोशिका पेप्सिन का निष्कासन करती है, जबकि ऑक्जेंटिक कोशिका HCl का निष्कासन करती है। जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, सबसे पहले जो कोशिका सक्रिय होती है, उस कोशिका का नाम है दोस्तों ऑक्जेंटिक कोशिका। मनुष्य के शरीर में भोजन प्रवेश करने के बाद ऑक्जेंटिक कोशिका सक्रिय होती है और ऑक्जेंटिक कोशिका द्वारा HCl का निष्कासन कर दिया जाता है। जब HCl का निष्कासन हो गया, तो HCl भोजन में जितने भी जीवाणु, हानिकारक जीवाणु और विषाणु थे, उन सभी हानिकारक जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? HCl करता है। और ये HCl और क्या-क्या काम करता है? तो आप कहेंगे कि मनुष्य के शरीर में ये जो HCl निकलता है आमाशय के द्वारा, ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? तो आपने कहा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम HCl के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य क्या है साहब? दूसरा कार्य ये जो HCl है, ये HCl आमाशय को एक माध्यम प्रदान करता है
आमाशय के अंतर्गत HCl की खुद की प्रकृति अम्लीय है, इसलिए यह आमाशय को कैसा माध्यम देता है? अम्लीय माध्यम देने का काम भी कौन करता है? आपने कहा साहब आमाशय को अम्लीय माध्यम देने का काम कौन करता है? HCl के द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये जो HCl होता है, इस HCl के द्वारा आपका जो पेप्सिन एंजाइम है, इस पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, कौन करता है? तो आप कहेंगे HCl। HCl के 3 काम मैंने आपको बताए। HCl एक तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, दूसरा मैंने कहा ये HCl आमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है, और तीसरा मैंने आपसे कहा कि ये जो HCl है, ये पेप्सिन को सक्रिय करने का भी काम करता है। आपने कहा ठीक है, तो बताइए पहले ऑक्जेंटिक कोशिका सक्रिय हुई, HCl का निष्कासन हुआ, HCl ने अपना काम किया, और जैसे ही HCl ने अपना काम कंप्लीट किया, गॉबलेट कोशिका सक्रिय हो जाती है, गॉबलेट सेल एक्टिव हो जाती है, और गॉबलेट सेल के द्वारा श्लेष्मा का निष्कासन कर दिया जाता है। जब श्लेष्मा का निष्कासन होता है तो भोजन आमाशय में पहुंचता है, आमाशय की दीवारों में तीव्र संकोचन होते हैं और भोजन को मिलाया जाता है। श्लेष्मा इस भोजन को लसलसा बनाने का काम करती है। ये आमाशय की जो दीवारें हैं, इस दीवारों के चारों ओर इस श्लेष्मा का स्रावण हो जाता है, श्लेष्मा इकट्ठी हो जाती है। जब किसी व्यक्ति के आमाशय के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में HCl का निष्कासन किया जाता है, जब HCl का ज्यादा मात्रा में निष्कासन किया जाता है तो ये HCl इस आमाशय की दीवारों को क्षतिग्रस्त करने का काम करती है, इस श्लेष्मा को बीच में से तोड़ देती है, और जब श्लेष्मा बीच में से टूट जाती है तो ये डायरेक्ट HCl जो है ये आमाशय की त्वचा के संपर्क में आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक छाले या गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। आमाशयी छाले इन्हें हम कह देते हैं। आमाशय छाले हो जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में अम्लीय माध्यम बढ़ जाता है, तो आप कहते हैं सर एसिडिटी हो गई। उस एसिडिटी से बचने के लिए व्यक्ति को एक रासायनिक पदार्थ दिया जाता है, और उस रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ऐसा प्रश्न सीटेट के अंतर्गत 2019 में पूछा गया था। 2019 में उन्होंने पूछा आमाशय में बढ़ी हुई अम्लीयता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मैं एक पदार्थ इधर लिख रहा हूं, उस पदार्थ का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के माध्यम से पदार्थ के अंदर या आमाशय के अंतर्गत बढ़ी हुई अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। इतना ध्यान रखना, आमाशय की अम्लीयता को दूर करने के लिए इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। उस पदार्थ को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रासायनिक फॉर्मूला कोई आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आमाशय की अम्लीयता को दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आपने कह दिया साहब गॉबलेट कोशिका के कार्य हो गए। गॉबलेट कोशिका के द्वारा श्लेष्मा का निष्कासन किया जाता है, और ये जो श्लेष्मा होती है, ये श्लेष्मा भोजन को लसलसा बनाने का काम। आपने कहा सर पेप कोशिका का काम क्या है फिर? जब सबसे पहले HCl ने काम किया, आमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान किया, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया और पेप्सिन को सक्रिय भी कर दिया, तब गॉबलेट कोशिका ने भोजन को लसलसा बनाया, श्लेष्मा से आमाशय की दीवारों की सुरक्षा भी की, तो पेप्टिक कोशिका ने पेप्सिन का स्रावण किया, और ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन करने का काम करता है। आपने कहा साहब इसके बाद क्या है? तो सुनना, आपने कहा कि आपके शरीर में एक कोशिका पाई जाती थी और उस कोशिका का नाम था पेप्टिक सेल। पेप्टिक कोशिका पाई जाती थी, और इस पेप्टिक कोशिका के द्वारा एक एंजाइम का निष्कासन किया जाता था, जिस एंजाइम को कहते थे कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम पचाने का काम करता है किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन, और प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन एंजाइम, और पेप्सिन एंजाइम उस प्रोटीन को तोड़ देता है किसमें? पेप्टॉन्स में। मनुष्य के शरीर में ने जब स्टार्ट किया था तब कहा था कि स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो गया था मुगवा से, और मुगवा से अब भोजन पहुंचा आमाशय में, और आमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचा, यहाँ पाचन प्रारंभ हो गया किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हुआ, और प्रोटीन पर पेप्सिन ने क्रिया की और इसे पेप्टॉन्स में तोड़ दिया, अमीनो एसिड्स में तोड़ दिया। जैसे ये अमीनो एसिड और पेप्टॉन्स में टूटता है तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होने लग जाता है। यहाँ भोजन आमाशय जो होता है, इस आमाशय में उपस्थित भोजन को आमाशय में
उपस्थित भोजन को, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, आमाशय में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे आमाशय में उपस्थित भोजन कायम कहलाता है। आमाशय में उपस्थित भोजन कायम कहलाता है, जबकि मुखगुहा में जो उपस्थित भोजन था, उस मुखगुहा में उपस्थित भोजन को हम किस नाम से जानते थे? तो आपने कहा था सर मुखगुहा में उपस्थित भोजन को हम बोलस कहते थे, जबकि आमाशय में उपस्थित भोजन को क्या कहते हैं? कायम कहा जाता है। आमाशय में उपस्थित भोजन कायम कहलाता है, जबकि मुखगुहा में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। हमने कहा पेप्टिक कोशिका के द्वारा पेप्सिन का निष्कासन हुआ, इस पेप्सिन को सक्रिय किया HCl ने और प्रोटीन को पेप्सिन की उपस्थिति में तोड़ दिया मैंने पेप्टोन्स और अमीनो अम्लों में। यहाँ पर प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो गया, लेकिन पूर्णतः प्रोटीन का पाचन इस भाग में नहीं होता। प्रारंभ तो इस भाग से होता है, लेकिन पूर्णतः पाचन नहीं होता। एक बात और साहब, अवशोषण आमाशय में किसका होता है? व्यक्तियों, जितनी भी चीजें आपने ली थी, अपने जैसे जो पदार्थ ग्रहण किया, एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। आपने एल्कोहल जब ग्रहण किया, उस एल्कोहल का अवशोषण व्यक्ति के आमाशय में प्रारंभ होता है। मनुष्य जो एल्कोहल लेता है, उस एल्कोहल का अवशोषण किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो आप ध्यान रखना, एल्कोहल का अवशोषण आमाशय से प्रारंभ होता है, जबकि औषधियां जितनी भी ली जाती हैं, मेडिसिन्स जितनी भी ली जाती हैं, उन सभी मेडिसिन्स का अवशोषण मुखगुहा वाले भाग से प्रारंभ हो जाता है। आमाशय के बाद में भोजन प्रवेश कहाँ करता है? इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज और जानकारी दे देता हूं तुम लोगों को। जब शिशु जन्म लेता है, तो जन्म के समय माता के द्वारा उसको जो दुग्ध पिलाया जाता है, प्रथम दुग्ध माता द्वारा जो शिशु को पिलाया जाता है, प्रथम दुग्ध शिशु जो ग्रहण करता है, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसे कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। और इस कोलेस्ट्रॉम के अंतर्गत एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन को कहा जाता है केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। इस कैसीन प्रोटीन को डायरेक्ट कोई एंजाइम पचा नहीं पाता। पेप्सिन जो निष्कासित होता है, ये पेप्सिन इस कैसीन प्रोटीन को नहीं पचा पाता, इसलिए शिशुओं के अंतर्गत आमाशय के द्वारा एक एंजाइम निष्कासित किया जाता है, जिस एंजाइम को कहा जाता है रेनिन। और ये रेनिन एंजाइम इस कैसीन प्रोटीन को एक प्रोटीन में तोड़ देता है, जिसे कहते हैं पैरा कैसिनेट। और ये पैरा कैसिनेट प्रोटीन बाद में जाकर के पेप्टॉन्स और अमीनो अम्लों में टूट जाती है। आपको क्या ध्यान रखना है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिशुओं में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, और उस कैसीन प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम निष्कासित किया जाता है? रेनिन एंजाइम निष्कासित किया जाता है। और ये रेनिन एंजाइम इस कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसिनेट में बदलने का काम करता है। आगे चलते हैं। इसके बाद में अपन लोग पढ़ने वाले हैं साहब, भोजन कहाँ पहुंचता है? तो आमाशय के बाद भोजन प्रवेश करता है कौन सी आंत्र में? छोटी आंत्र में। मनुष्य के अंतर्गत आमाशय के बाद में छोटी आंत्र में भोजन प्रवेश करता है, और इस छोटी आंत्र की लंबाई लगभग 6 से लेकर के 7 मीटर मानी जाती है। आपको मैंने ऐसा ऐसा बताया था कि मनुष्य में जो आहारनाल होती है, उस आहारनाल की कुल लंबाई 10 से लेकर के 12 मीटर होती है। उसमें से सबसे ज्यादा लंबी जो संरचना है, उस संरचना को कहते हैं कौन सी आंत्र? छोटी आंत्र के नाम से जाना जाता है। इस छोटी आंत्र के अंतर्गत 3 भाग होते हैं। उन तीनों भागों को आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे याद रख लेना, डी, जे और आई। डुडेनम, जेजुनम, इलियम। 3 भाग पाए जाते हैं, ग्रहणी, क्षुद्रांत्र और मध्यांत्र। कई जगह लिखा है क्षुद्रांत्र। तो 3 भाग हैं इसके, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत्र के अंतर्गत क्या क्या ध्यान रखना है आपको? कम कम बात कर लें, जल्दी जल्दी, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डुडेनम के अंतर्गत, जेजुनम के अंतर्गत और इलियम के अंतर्गत, ये 3 भाग हैं। तो छोटी आंत्र में एक तो आप यहाँ ध्यान रखना, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन से अंग में होता है? आपसे कोई पूछे तो आप बता देना भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत्र वाले भाग में होता है।
और इसी भाग के अंतर्गत भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण। भोजन का शोषण भी सर्वाधिक कहाँ होता है? छोटी आंत्र वाले भाग में ही होता है। ये जो छोटी आंत्र वाला भाग है, इस भाग के दोनों दिशा में दो अंग पाए जाते हैं, जिनमें एक अंग जो है, उस अंग का नाम है यकृत। एक अंग है जिसका नाम है यकृत, और दूसरा अंग जो है उसका नाम होता है अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय। यकृत के द्वारा जो रस निकलते हैं, उन रसों को कहा जाता है पित्तरस। यकृत के द्वारा जितने भी रस निकलते हैं, उन रसों को कहते हैं पित्तरस, जबकि अग्नाशय के द्वारा जिन रसों का निष्कासन किया जाता है, उन रसों को कहा जाता है अग्नाशयी रस। दो प्रकार के रस हैं, एक पित्तरस और एक अग्नाशयी रस। दोनों रसों को एक कॉमन डक्ट के द्वारा लाया जाता है और लाकर के कहाँ डाल दिया जाता है? ग्रहणी के अंदर डाल दिया जाता है। डुडेनम वाले भाग के अंतर्गत इन्हें डाल दिया जाता है। यकृत के द्वारा निष्कासित पित्तरस, अग्नाशय के द्वारा निष्कासित अग्नाशयी रस, दोनों को कहाँ लाया जाता है? ग्रहणी में। और दोनों को जब ग्रहणी में डाला जाता है, तो यहाँ इन्हें कहा जाता है सक्कस एंटेरिकस। सक्कट एंटेरिकस के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये आपके दोनों रस कहाँ आ गए? ग्रहणी वाले भाग में। और ग्रहणी वाले भाग में आकर के इन्हें नाम दे दिया अपन ने, कौन सा नाम? सक्कस एंटेरिकस। अब यकृत क्या है, तो मैं बता दूं आपको, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि जो है, वो यकृत को कहा जाता है, जिसका वजन लगभग 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत जो है, इस यकृत को शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। बायोकेमिकल लेबोरेटरी इसे कहा जाता है। सर, बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहा क्यों जाता है? तो मनुष्य का जो यकृत है, उस मनुष्य के यकृत के अंतर्गत यूरिया का निर्माण किया जाता है। और मनुष्य के शरीर के अंतर्गत यकृत जो यूरिया का निर्माण करता है, उस यूरिया के निर्माण करते समय चक्र चलता है शरीर में, उस चक्र को कहते हैं ऑर्निथीन चक्र। इस ऑर्निथीन चक्र की सहायता से मनुष्य के शरीर में यकृत के द्वारा निर्माण किया जाता है यूरिया का। इसलिए इस यकृत को जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला, आपको समझ आ गया होगा। जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य के यकृत में ऑर्निथिन चक्र की सहायता से यूरिया का निर्माण किया जाता है, इसलिए यकृत को शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। मैंने कहा यकृत जो है, उस यकृत के द्वारा पित्त रसों का निष्कासन किया जाता है। और ये जो पित्त रस हैं, इन पित्त रसों के द्वारा कुछ पित्त लवण, पित्त वर्णक का निष्कासन किया जाता है। ये जो पित्त वर्णक हैं, उन पित्त वर्णकों में 2 प्रकार के वर्णक इस पित्त रसों के अंतर्गत पाए जाते हैं। कौन-कौन से हैं? आपने कहा सर, एक तो है बिलरुबिन, बिलरुबिन, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं बिलवर्णिन। 2 प्रकार के पित्त लवण हैं पित्त रसों में, एक बिलरुबिन, दूसरा बिलवर्णिन। मनुष्य के शरीर में यदि इस बिलरुबिन की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो मात्रा बढ़ने पर व्यक्ति को एक रोग हो जाता है और उस रोग को नाम देते हैं पीलिया, या इसी को कहते हैं जॉन्डिस। किसी भी व्यक्ति में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने पर जो रोग हो जाता है, उस रोग को कहते हैं पीलिया, या फिर उसी का नाम होता है जॉन्डिस। आपने कहा सर ये बात तो ठीक, लेकिन एक बात और, यदि शरीर में बिलरुबिन जो है, इस बिलरुबिन की मात्रा कम हो जाए, तो मनुष्य की विष्ठा का रंग श्वेत होता है। और मनुष्य की जो विष्ठा है, जो मल है, उस मनुष्य की विष्ठा या मल का पीला रंग भी कौन से वर्णक के कारण होता है? तो आप कहेंगे साहब, मल का पीला रंग। मल का कैसा रंग? पीला रंग। किसके कारण होता है? तो वो भी बिलिरुबिन के कारण ही होता है। इतना ध्यान रखना आप यकृत के बारे में। आगे बात करता हूं मैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय से जितने भी रस निकलते हैं, उन सभी रसों को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। कौन से रस हैं? पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय के द्वारा निष्कासित सभी रसों को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। आपने कहा साहब इसे पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नाशय से जितने भी एंजाइम निकलते हैं, वसा का भी पाचन कर सकते हैं,
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, अमीनो अम्लों का पाचन करते हैं। आप भोजन के अंतर्गत जितने भी पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी पदार्थों का पाचन करने का काम कौन कर देता है? अग्नाशयी रस कर देते हैं। इसलिए अग्नाशयी रसों को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। कौन-कौन से पदार्थों के पाचन के लिए कौन-कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो सुन लो। नंबर 1, आपने कहा साहब मुझे वसा का पाचन करना है। मैंने कहा यदि आपको वसा का पाचन करना है, तो आपको एक एंजाइम की आवश्यकता होगी और उस एंजाइम को कहते हैं कौन-सा एंजाइम? लाइपेज। ऐसे ऐसे ध्यान रख लेना, वसा को अंग्रेजी में लिपिड कहते हैं और लिपिड से शब्द बन जाता है कौन-सा? लाइपेज। दूसरा, आपने कहा साहब मुझे तो कार्बोहाइड्रेट पचाना है। जब आपको कार्बोहाइड्रेट पचाना है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। फिर आपने कहा नहीं, मुझे दूसरे भी पदार्थ और भी खाने हैं। क्या खाना है? तो आपने कह दिया मुझे तो प्रोटीन लेनी है। अरे प्रोटीन के लिए तो साहब आपने एक एंजाइम बता दिया था ना पहले, कौन-सा? पेप्सिन। नहीं, पेप्सिन तो था ही। इस छोटे आंत्र के अंदर और भी एंजाइम आते हैं। आप कहेंगे कैसे याद करूँ? ऐसे-ऐसे याद कर लेना, टपक, ऐसे याद कर लेना तुम तो। टी, पी और के। साहब इनसे कैसे याद होगा? ऐसे-ऐसे याद होगा। ट्रिप्सिन, यहाँ से याद रख लेना, ट्रिप्सिन। इधर के से याद रख लेना, काइमोट्रिप्सिन। और इधर पी से याद रख लेना, प्रोकार्बोक्सीडेज। प्रोकार्बोक्सीडेज। 3 एंजाइम है साहब, किसको पचाने के लिए? प्रोटीन को पचाने के लिए। कौन-कौन से हैं? टी, पी और के। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीडेज। 3 एंजाइम किसका पाचन कर देते हैं? प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। नहीं सर, मुझे और भी कुछ खाना है। अरे क्या खाना है रे? आपको तो स्टार्च भी लेनी है। ये लो, स्टार्च ले ली। स्टार्च के लिए मैं पहले ही आपको एंजाइम बता चुका। कौन-सा? बोलो, टाइलिन बताया था कि नहीं बताया था? टाइलिन का पाचन कर दिया। आपने कहा साहब मैं तो सेल्यूलोज और लूँगा। लो साहब, आपने ग्रहण कर लिया किसको? सेल्यूलोज को। और सेल्यूलोज को पचाने के लिए मनुष्य के शरीर में एक एंजाइम पाया जाता है, जिसे कहते हैं सेल्यूलेज। इस तरीके से आपके शरीर में विभिन्न पदार्थों को पचाने के लिए विभिन्न-विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि भोजन का पाचन करते हैं। इसलिए अग्नाशयी रसों को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना आता है, वो आती है बड़ी आंत। और मनुष्य में जो बड़ी आंत्र होती है, इस बड़ी आंत्र के 3 भाग माने जाते हैं। एक भाग माना जाता है जिसे कहते हैं सीकम, एक भाग होता है कोलन और कोलन के बाद में अंतिम भाग होता है जिसे कहते हैं रेक्टम। मनुष्य में जो सीकम है, उस सीकम के आंतरिक सतह पर एक 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी संरचना पाई जाती है। उस 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी संरचना को कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये वर्तमान में एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। सब इसका क्या कंसेप्ट है? ज्यादा मात्रा में ये जो सीकम वाला भाग है, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में सेल्यूलोज का ग्रहण करता है, तो उस सेल्यूलोज को पचाने के लिए हमारे शरीर में एंजाइमों का निष्कासन नहीं होता। इसलिए ये जो सीकम वाला भाग है, ये वृद्धि करने लग जाता है और इसकी वृद्धि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के रूप में होती है। जल तथा आवश्यक खनिज लवणों का जल तथा आवश्यक खनिज लवणों का पुनः अवशोषण, कुछ थोड़े मात्रा में अवशोषण, छोटी मात्रा में अत्यधिक मात्रा में अवशोषण हुआ था, उसके बाद में भी यदि जल और खनिज लवण भोजन के अंदर बचते हैं, उनका पुनः अवशोषण कहाँ पर हो जाता है? कोलन वाले भाग में। और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित कर लिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहित किया जाता है कहाँ पर? रेक्टम वाले भाग में। और मलाशय के बाद इस भोजन को या अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वार द्वारा, किसके द्वारा? मल द्वार द्वारा, एनस कैनाल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यही पढ़ा था हमने
हमने कहा था भोजन में सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों से एंजाइमों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता था। पाचन होने के बाद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बचे थे, वो सारे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया हो गई कंप्लीट, और यही अपना पाचन तंत्र था। बाकी की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।